हाँ, सभी को गुड इवनिंग। इंडियन पॉलिटी के संभवतः ये छठी या सातवीं जो भी क्लास हो रही होगी। अभी तक हम लोग इंडियन पॉलिटी में बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, संविधान सभा के बारे में जान चुके हैं, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, वर्तमान में कितने हैं, संविधान के कितने भाग हैं, संविधान की क्या विशेषता है, राज्यों का पुनर्गठन, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और निवारक निरोध अधिनियम इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अब पढ़ेंगे केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 में है। आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब केंद्रीय कार्यपालिका लिखिए, हेडिंग दे दीजिए। उसके नीचे लिखिए संविधान के भाग 5। भाग 5 संविधान के भाग 5 में है, ठीक है। सबसे ऊपर लिखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दाहिने तरफ लिखिए औपचारिक प्रमुख। औपचारिक प्रमुख, उसके नीचे प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख। सर इसको कॉलम के अनुसार बनाना है क्या सर? बस यही दो ही है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो मैं बता देता कि कॉलम में लिखना है। ये इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछता है अक्सर कि वास्तविक प्रमुख कौन है, औपचारिक प्रमुख कौन है, इसलिए मैं लिखा दिया। इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। बाएं तरफ लिखिए राष्ट्रपति, नीचे लिखिए औपचारिक प्रमुख दाहिने तरफ, फिर लेफ्ट साइड में लिखिए प्रधानमंत्री और राइट साइड में लिखिए वास्तविक प्रमुख। ये इस तरह का प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा गया है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री और औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है। और कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है। फिर नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका। प्रधानमंत्री क्या बताएं सर? प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख हैं, रियल हेड प्रधानमंत्री हैं। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही समाहित हैं। राष्ट्रपति क्या है? सिर्फ ऑथोरिटी है एक। वो क्या है? ऑथोरिटी है जो कि औपचारिक प्रमुख है। वास्तविक सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो जो रियल हेड है, वास्तविक प्रमुख है, वो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक प्रमुख है। सब विधेयक या सब कुछ उनके पास मात्र साइन करने के लिए जाता है। बाकी जो भी फैसले होते हैं वो कैबिनेट की सहमति से प्रधानमंत्री लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में दे दीजिए केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका। अब इसमें कॉलम बांट लीजिएगा, 5-6 ही कॉलम, तो 2 रहेगा लेकिन रो रहेगा 5-6। लिखिए पहला राष्ट्रपति, बाएं तरफ में लिखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उसके राइट साइड में लिखिए 52 से 61, 52 to 61। ये अनुच्छेद है राष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक में उल्लेख है। लेफ्ट साइड लिखिए राष्ट्रपति, राइट साइड में लिखिए 52 से 61, 52 to 61। उसके नीचे लिखिए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 62 से 70, 62 to 70। उपराष्ट्रपति 62 से 70। उसके नीचे लिखिए कार्यपालिका। कार्यपालिका
कार्यपालिका 71 से 78, 71 to 78, 71 से 78। उसके नीचे लिखिए विधायिका, विधायिका 79 to 123, 79 से 123, विधायिका 79 से 123, विधायिका 79 से 123। उसके नीचे लिखिए न्यायपालिका, न्यायपालिका 124 से 147, 124 to 147, 124 से 147। उसके नीचे लिखिए सीएजी, सीएजी सीएजी, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह अनुच्छेद है 148 से 151, 148 से 151। कल जब मैं संविधान का भाग बतला रहा था उसमें मैं बतलाया था कि संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151, संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 आज कंप्लीट हो गया। राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट होता है और सीएजी 151 पे लाके खत्म हो जाता है। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, जो नए लोग ऐड हुए हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 से 70, कार्यपालिका अनुच्छेद 71 से 78, विधायिका अनुच्छेद 79 से 123 123, न्यायपालिका 124 से 147, 124 से 147 और सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151। अब जैसे देखिए ये मात्र 6 लोगों का उल्लेख है और 6 लोगों में 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद इसी में समाहित हैं। अब आप सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा, सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो अब उसमें ऑप्शन रहेगा 62, 72, 110। तो आपको सिर्फ इतना याद रहेगा कि नहीं सीएजी तो 148 से 151 में है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। या जैसे पूछ दिया आपसे कि राष्ट्रपति पे महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, और ऑप्शन में रहेगा 61, 75, 110, 148। तो आपको इतना तो याद है ना कि राष्ट्रपति हमारा 52 से लेकर 61 तक में ही है, तो बाकी 3 तो ऑटोमेटिक छट जाएंगे। तो इस मतलब सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राष्ट्रपति का वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक उपराष्ट्रपति का वर्णन है, कहाँ से कहाँ तक विधायिका का है, कहाँ से कहाँ तक कार्यपालिका का है, कहाँ से कहाँ तक न्यायपालिका का है और सीएजी कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें क्वेश्चन पकड़ाने की संभावना 50% इतना सही बन जाती है। तो ये एकदम मस्ट है याद करना, इसको जरूर याद करिएगा। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किसका वर्णन है, इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन पकड़ाएगा पक्का। इसको जरूर याद करिएगा, तब बाकी बाद में डिटेल, सबका डिटेल इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पद धारकों का डिटेल बहुत जरूरी है जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब हेडिंग दीजिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अभी बाएं तरफ अनुच्छेद लिखिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए, कॉलम वाइज 2 कॉलम बनाइएगा। बाएं तरफ अनुच्छेद और दाहिने तरफ उसका डिस्क्रिप्शन। बाएं तरफ अनुच्छेद और दाहिने तरफ अभियुक्ति लिख लीजिए, या विषय लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, अभियुक्ति या विषय।
हेडिंग में राष्ट्रपति, बाएं तरफ अनुच्छेद और दाहिने तरफ विषय। लिखिए आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, बाएं तरफ लिखिए, सिर्फ 52 लिखिए, ऊपर में तो अनुच्छेद लिखा हुआ है। 52 भारत का राष्ट्रपति, 52 भारत का राष्ट्रपति, 52 भारत का राष्ट्रपति। 53 कार्यपालिका की समस्त शक्ति, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अभी देखिए फिर वो मामला आ गया, कार्यपालिका की, उसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कोई भी जो ऑर्डर निकलेगा वो राष्ट्रपति की सहमति से ही निकलेगा। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा या राष्ट्रपति की सहमति होगी उस पर। ठीक है, तो कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट 54, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति, निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 कार्यकाल, कार्यकाल। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 पुनः नियुक्ति, पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 57 पुनः नियुक्ति। मैं एक बार शुरू से पूरा रिपीट कर दूंगा अगर किन्हीं का छूट गया तो। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 58 योग्यता, योग्यता। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 शर्तें, शर्तें। अनुच्छेद 60, 59 को एक बार फिर रिपीट कीजिएगा सर। अनुच्छेद 59 में शर्तें, शर्त, शर्तें। 59 में है शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ, अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 60 शपथ और अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 यह है महाभियोग, महाभियोग। अनुच्छेद 61 है महाभियोग। अनुच्छेद 61 को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति से सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से है। ये कई बार पूछ चुका है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 61, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। राष्ट्रपति से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, महाभियोग। अभी इसके अलावा राष्ट्रपति तो मैं बोला था 52 से 61, लेकिन संविधान के कार्यपालिका के अंतर्गत ही और ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है, या वो अनुच्छेद
राष्ट्रपति से ही किसी न किसी रूप में संबंधित हैं। एक बार 52 से 61 तक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, किन्हीं का छूटा होगा तो। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 56 कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 57 पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 58 योग्यता। 59 शर्तें। अनुच्छेद 59 शर्तें। 60 अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 60 शपथ और अनुच्छेद 61 महाभियोग। इम्पोर्टेंट में 61 बहुत इम्पोर्टेंट है महाभियोग, और 55 जो निर्वाचन की पद्धति है। अब नेक्स्ट लिखिए, जो दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से बाहर है, हट के हैं, लेकिन वो भी जो है सो किसी न किसी रूप में राष्ट्रपति से संबंधित हैं। वो भी किसी न किसी रूप में राष्ट्रपति से संबंधित हैं। लिखिए, अनुच्छेद 71 71 निर्वाचन विवाद का निश्चय। निर्वाचन विवाद का निश्चय। अनुच्छेद 71 निर्वाचन विवाद का निश्चय। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित है निर्वाचन विवाद का निश्चय। अनुच्छेद 71। सर राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति का के निर्वाचन कौन करता है सर? राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है, ये ओपन जैसे लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है या नगरपालिका का चुनाव होता है या नगर निगम का चुनाव होता है, ये पब्लिक करती है, डायरेक्ट वोटिंग होता है इसमें। लेकिन ये राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, ये हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वो हम लोग डायरेक्ट वोटिंग उसमें नहीं करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से हम भी उसमें समाहित हैं। ठीक है, 71 लिखिए, अनुच्छेद 71 निर्वाचन विवाद का निश्चय। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। जैसे अनुच्छेद 72 लिखे, क्षमादान की शक्ति। जैसे कोई भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट कोई भी यदि किसी को कोई समझ करिए मृत्युदंड की सजा दे दी जिला एवं सत्र न्यायाधीश या जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा, वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। यदि उनकी मृत्यु की सज़ा बरकरार रहती है या कोई भी सज़ा उनकी बरकरार रहती है और उनको इच्छा है कि नहीं हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास अपना अपील दायर करें, तो अपना अपील राष्ट्रपति के पास दायर करते हैं और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। वे चाहे तो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सज़ा का प्रकार बदल सकते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा आपको। प्रविलंबन, परिहार, ये सब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आर्टिकल आप याद रखिए। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। लिख लिए आगे। अनुच्छेद 77 अनुच्छेद 77 सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर। अनुच्छेद 77 सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर। अनुच्छेद 77
सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 53 ऊपर में मैंने बतलाया था अभी, अनुच्छेद 53 इसमें है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और अनुच्छेद 77 सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ये अंतर संबंधित है, दोनों अनुच्छेद 53 और 77। नेक्स्ट लिखिए, आर्टिकल 1 to 3 अध्यादेश, आर्टिकल 1 to 3 अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 अध्यादेश की शक्ति। और नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 352 352, अनुच्छेद 352 से 360 360, अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन शक्तियाँ। क्लियर? अभी देखिए, क्षमादान की शक्ति में बतलाया था 72। राष्ट्रपति का पद तो वैसे तो बोला जाता था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद रबर स्टैंप है, मतलब सिर्फ लगाने के लिए है, ठप्पा लगाने के लिए है। पहले एग्जाम्स में कई बार, मेंस में, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस में पूछा है कि राष्ट्रपति का पद मात्र एक रबर स्टैंप है, विवेचना करिए, या राज्यपाल का पद मात्र एक रबर स्टैंप है, विवेचना करिए। तो इसमें आपको बतलाना था उस समय कि अब तो खैर अभी वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का पद जो है सो मात्र एक रबर स्टैंप बनकर नहीं रह गए हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पास अपार शक्तियां हैं। अभी आपकी सीमा हैदर जो आई हैं वो देखिए, राष्ट्रपति के पास अपना दया याचिका लगाई हैं, अपना कुछ डिमांड को वो राष्ट्रपति के पास रखी हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट